नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये मेरा पार्ट 13 है। इसके पहले मैंने पार्ट 12 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, साथ में इनका डिटेल भी दिया होता है, जिससे क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। किस आयु में होते हैं दोस्तों? 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है इसका डिटेल कि संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है दोस्तों? 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। किस आयु तक बने रहते हैं दोस्तों? ये भी 65 वर्ष तक बने रहते हैं अपनी पद पर। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रिट होती है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। कौन सी होती है दोस्तों? जो परमादेश होता है दोस्तों, ये किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि परमादेश रिट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो लोक या संविधिक कर्तव्य दायित्व के पालन में चूक या इनकार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है। कौन था दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो होता है सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। और उच्च न्यायालयों से ऐसे मुकदमों को जिनमें संविधान की व्याख्या प्रश्न निहित हो तो सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु क्या है, भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। और आगे की क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का व्याख्या कौन करता है। संविधान का व्याख्या कौन करता है? अभी हमने बताया न्यायपालिका करती है संविधान की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। कौन है दोस्तों इसका अभिरक्षक? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है संविधान का अभिरक्षक होता है। और अगला इसका डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायालय जो होते हैं को स्वीकार किया गया है, किंतु उपरोक्त विकल्पों के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि नियमों का पालन करना किसका कार्य है। नियमों का पालन करना किसका कार्य है दोस्तों? जो कार्यपालिका होती है इसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इसका डिटेल है कि नियमों का पालन कराना कार्यपालिका का कार्य होता है। कार्यपालिका शब्द का प्रयोग प्रायः राजनीतिक कार्यपालिका के लिए किया जाता है। यह विधानमंडल द्वारा निर्मित नियमों कानूनों को क्रियान्वयन करने या लागू करने की जिम्मेदारी होती है। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे प्रभावित किए जाते हैं दोस्तों? ये किए जाते हैं भारत की संचित निधि से। याद रख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। इसका डिटेल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि को प्रभावित किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान है जिसे संसद विधि द्वारा विनिश्चय कर सकती है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं दोस्तों? पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष ये नहीं है। एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। और अगला है कि एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। ये सभी शर्तें होनी चाहिए, लेकिन आयु 35 वर्ष कोई ज़रूरी नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। कितने? अधिकतम 25 न्यायाधीश हो सकते हैं एक उच्चतम न्यायालय में। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि उच्चतम न्यायालय में वर्ष 1986 के प्रावधानों के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 25 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। वर्ष 2009 में पुनः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर इसे 25 से 30 कर दिया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी दोस्तों? 31 है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। कहाँ पर दोस्तों सेवा करने की जो है मनाही?
जो किस भारत के न्यायालय है उसे किसी भी न्यायालय में वकालत करने के लिए मनाही है और सब जगह वो कार्य कर सकता है, केवल उच्च न्यायालय छोड़ के। दिया है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 124(7) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस नहीं करेगा। और अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्या क्वेश्चन दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है दोस्तों? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जो होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाने हेतु संसद के प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित तथा मत व्यक्त करने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत समर्थित समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न हो। अगला है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। कहाँ नहीं होती दोस्तों? भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता है। मतलब क्या है दोस्तों? किस क्वेश्चन उच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो क्या दोस्तों, वो उस न्यायालय में कार्य नहीं करेगा जहाँ से वो सेवानिवृत्त हुआ हो। वो तो शर्त किसकी थी दोस्तों? वो थी उच्चतम न्यायालय की। देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश पद पर अधीन रह चुका हो उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्चतम न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी न्यायालय में प्रैक्टिस का कार्य नहीं करेगा जिस न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? कानूनों का न्याय निर्णय जो होता है न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं निर्णय विधि। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को। इसका डिटेल देखते हैं कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहा जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार की विधि अपना स्थान बना लेती है तथा निर्णय देने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। किसमें दोस्तों? जो केरल उच्च न्यायालय था इसने घोषणा की थी कि जो बंद है वो क्या है? असंवैधानिक है। इसका डिटेल है कि सर्वप्रथम 1997 भरत कुमार के परीक्षा बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया था जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की थी। और अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुख राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों द्वारा स्थापित है? किसमें दोस्तों? गोलकनाथ का जो मामला है मौलिक अधिकारों के मामले में प्रमुखता राजनीति निर्देशक सिद्धांतों पर स्थापित है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर वरीयता प्रदान की गई है। और अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? किसके पास? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों को। इसका डिटेल है कि संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी समस्त शंकाओं और विवादों को उच्चतम न्यायालय निपटाएगा तथा इस संबंध में निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का निपटारा भी क्या उच्चतम न्यायालय ही करेगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? न्यायपालिका होती है मूल अधिकारों का संरक्षक। और अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल था, इसका डिटेल देखते हैं। क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा 374(2) के अनुसार सत्र उच्चतम न्यायालय 7 वर्ष से अधिक का दंड दिए जाने पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया था, इसलिए क्या है कुछ क्वेश्चन ये डाउटफुल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले
अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर कार्यालय से किनके द्वारा हटाया जा सकता है? किनके द्वारा हटाया जा सकता है इनको? संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति हटा सकता है। किसको? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले। अगर संसद के दोनों सदन सिफारिश कर दें और राष्ट्रपति मतलब क्या है, सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य मतलब उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ कानूनों को संवैधानिक वैधता का परीक्षण है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी विधायी अथवा कार्यपालिकी कार्यवाही को संवैधानिक वैधता के उल्लंघन की सीमा तथा निरस्त भी किया जा सकता है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय क्या होता है या आदेश को पुनरीक्षण करने की भी शक्ति देता है। और अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या प्राप्त है दोस्तों? मूल, अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। किसको? उच्चतम न्यायालय को। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर न्यायिक पुनरीक्षण आधारित होता है। इसका डिटेल देखते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय दिए आदेश पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्राप्त होती है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। किसके तहत? अनुच्छेद 300 मतलब धारा 323A के तहत। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि संविधान के अनुच्छेद 323A अधिकरण संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसको कैट कहते हैं के निर्णय को क्या होगा? उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसमें क्या करना है दोस्तों? इनका मिलान करना है। ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।